हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यम क्लासेस। मैं हूं आपकी पॉलिटी की टीचर भूमि बजाज और आज मैं आप सबके बीच में भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया इसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि संविधान की डेफिनेशन क्या है, संविधान के कार्य क्या है और संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका क्या रही। तो आइए स्टार्ट करें। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। आप सब जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसे बनाने में कितना वर्ष समय लगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत का संविधान बनाने में कुल इतना समय लगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसी डेट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है संविधान की एक्चुअल में संविधान है क्या। तो ये क्या है, ये रूल्स और रेगुलेशंस का एक रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि इसमें आपके सारे नियम और कानून है जिसके बेस पे हमारे भारत के देश में शासन का संचालन होता है। यानी एक तो ये लिखित दस्तावेज है, क्योंकि कुछ देशों के संविधान ऐसे भी हैं जो लिखित नहीं है, मौखिक है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और विस्तृत संविधान होने के साथ साथ लिखित भी है। और क्या बताया इसमें, अधिकारों, दायित्वों तथा कार्यों का वर्णन है। हमारे भारत के संविधान में हम नागरिकों के अधिकार बताए गए हैं कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं, और इसके साथ साथ जो सरकार है उसके क्या कार्य हैं, उसका क्या दायित्व बनता है, उसके बारे में भी डिस्कशन की गई है। यानी हमारे मौलिक अधिकार भी हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसके अंदर हैं, जिसके थ्रू हमारी सरकार को गाइडेंस मिलती है कि उसे किस फ्रेमवर्क में रह के वर्क करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें बात हो रही है कि हमारे संविधान के कार्य क्या क्या है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारत का संविधान है उसकी विशेषता क्या क्या है, तो एक तो ये लिखित है, दूसरा ये विस्तृत संविधान है, इसके साथ साथ इसमें एकल नागरिकता है, यानी कि आप सिर्फ भारत के नागरिक माने जाएंगे, किसी राज्य के नहीं। और क्या है, इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं भारत के संविधान की जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करें संविधान के कार्य के बारे में। तो ये क्या करता है, ये नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का या और भी किसी अधिकार का हनन होता है तो इसके बारे में ऑलरेडी संविधान में बताया गया है कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कैसे आपको आपका हक मिल सकता है। तो इन शॉर्ट ये आपके स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है और आपको अधिकार भी प्रदान करता है। और क्या करता है, ये बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। यानी इसके अंदर ऐसे नियम कानून बताए हुए हैं संविधान में जिससे कि देश में शासन भी अच्छे से चल सके, और सेकंड चीज, हम जो लोग हैं हम सरकार के ऊपर विश्वास कर सके। भाई हम तो सरकार को चुन लेंगे लेकिन पूरे 5 इयर्स तक वो कैसे वर्क करेगी, इसके लिए क्या है, संविधान है। समाज में हमारे बीच में संविधान ही है जिसकी वजह से हम समन्वय स्थापित होता है, और क्या होता है, विश्वास बन पाता है। अब ये क्या करता है, हमारा भारत का संविधान ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कि एक्चुअल में डिसीजंस कौन लेगा, किस तरीके से नियम और कानून पारित होंगे। और ये स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, किस प्रकार चुनाव होंगे, और चुनाव में धांधली ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इन सब के बारे में भी संविधान में ऑलरेडी सब कुछ वर्णित है। तो ये तो हो गई संविधान की डेफिनेशन, संविधान के कार्य और उसकी विशेषता। अब हम बात करेंगे कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा।
क्यों भाई, एकदम तो कोई भी चीज नहीं बन जाती कि हमने सोचा संविधान बनाए तो बना लिया। उससे पहले भी बहुत से ऐसे स्टेप्स रहे होते हैं जिनकी वजह से संविधान अस्तित्व में आया। तो हम बात करेंगे उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि एक्चुअल में संविधान किस प्रकार से अस्तित्व में आया। सबसे पहले क्या हुआ, वर्ष 1928 में नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो एक्चुअल में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के नेता, कितने नेता, 8 नेता, इन्होंने मिलकर के नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी। कब करी, 1928 में। इसमें क्या बात थी कि संविधान की जो रूपरेखा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो कैसा होगा, उसके बारे में इन्होंने एक रिपोर्ट पेश कर दी। इसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1931 में कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्र भारत के होने वाले संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। लेकिन वर्ष 1931 में कहाँ पे, ये कराची में एक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। वहां पर कांग्रेस ने ये संविधान की एक रूपरेखा प्रस्तुत की और ये बताया कि जब हमारा भारत आजाद हो जाएगा तो हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब एक तो पेश हुई नेहरू रिपोर्ट, एक पेश हुई संविधान की रूपरेखा, और दोनों में कुछ चीजें कॉमन थी। क्या कॉमन था कि दोनों ही रिपोर्ट्स में इस बारे में बात हुई कि नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, इनका अधिकार मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या बात कर रही हूं मैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि हर एक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है और वो सरकार चुन सकते हैं। तो इस पर भी दोनों रिपोर्ट में बात हुई। और किस बारे में बात हुई कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनको भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो पिछड़े ना रहे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे इन दोनों ही रिपोर्ट्स में जो कॉमन थी। अब इसके बाद क्या हुआ, 1934 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन के ऊपर बात की कि हाँ, हम संविधान सभा का गठन करेंगे जो आगे जाके संविधान बनाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और अब बात करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हमने बात तो की कि हाँ, किस प्रकार से रूपरेखा रखी गई और संविधान सभा की गठन की भी बात हुई। अब हम जानेंगे कि फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो, चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहा गया, यानी कि कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया जिसने संविधान सभा का निर्माण किया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनका चुनाव किस प्रकार हुआ। तो देखो, संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के तहत हुआ। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किया था कि कैबिनेट मिशन यानी त्रिमंडलीय योजना कब आई थी, 1946 में। और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी किया था कि कैबिनेट मिशन में किस बारे में बात हुई थी, तो संविधान सभा के गठन के ऊपर बात हुई थी। ठीक है, इसमें कुछ सिफारिशें थी क्या, कि हम जनसंख्या के अनुपात में सीटें देंगे। ठीक है, यानी कि जो संविधान सभा का चुनाव होना था उसके लिए क्या बात हुई कि हम जनसंख्या के अनुपात में तो सीटों का विभाजन होगा। और डिसाइड किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी जाएगी, यानी 10 लाख जनसंख्या है तो एक सीट वहां पे दी गई। और ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत, देखो, जब ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे राज था तो वो दो तरीके से शासन कर रहे थे। एक तो उनका प्रत्यक्ष शासन चल रहा था जहाँ पे सीधे तौर पे उनका शासन था, और एक था अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, जहां पर क्या था कि राजा शासन कर रहे थे लेकिन एक्चुअल में राजा के ऊपर कौन था, ब्रिटेन की सरकार। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत जो थे, ठीक है, डायरेक्ट शासन वाले, वहां पे 292 सदस्य जे चुनाव किए गए कि इन लोगों को चुना जाना था, 292 सदस्यों को। और जो देसी रियासतें थी वहां से 93 सीटें दे दी गई, इनका चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखो, इसके अलावा 4 सदस्य ऐसे थे जो केंद्र शासित प्रदेश से लिए गए, तो ये टोटल हो गए 389। और इतने ही सदस्य हमारे संविधान सभा में थे। अब बात ये आती है कि ये 292 सदस्य हो गए, ये हो गए 93 सदस्य, लेकिन
इनका तो चुनाव हुआ, इनको सीधे सीधे ले लिया गया, तो ये तो निर्वाचित सदस्य हो गए, और ये कौन से हो गए, ये हो गए नामित सदस्य। तो आपके पेपर में एमसीक्यू बनता है कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसमें किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया गया। तो देखो, आंशिक रूप से उसमें निर्वाचित भी थे जिनका निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, और आंशिक रूप से नामित भी थे जो सीधे सीधे जिनको संविधान सभा के लिए बना दिया गया कि आप संविधान सभा में आओ और संविधान का निर्माण करो। ठीक है, अब क्या बात हुई आगे कि सीटें मुसलमान, सिख और सामान्य में जनसंख्या के अनुपात में विभाजित कर दी गई। सीट्स तो देनी थी, तो जनसंख्या के हिसाब से देखा गया कि सिखों को कितनी देनी है, मुसलमान को और सामान्य को। इस कैटेगरी में सीट्स का विभाजन भी हो गया। फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति, यानी कि जो प्रांत की विधान परिषदें थी वहां पे क्या किया, सदस्यों ने जाके, जनता ने जाके चुनाव किया। किस बेस पे चुनाव किया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी सबको वोट देने का अधिकार है, मतलब सबके वोट की एक सेम वैल्यू है। और एकल संक्रमण मत पद्धति, यानी हर एक नागरिक भारत का वोट दे सकता है। और क्या बात हुई, संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव कब हुए, जुलाई 1946 में। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती हैं, आपको पता होनी चाहिए। और संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया, मुस्लिम लीग ने किया। और जब सभा हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो मुस्लिम लीग वहां पे उपस्थित नहीं हुई। क्यों, इस वे में वो उसका बहिष्कार कर रही थी संविधान सभा का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा है। हमने बात किया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से सदस्य चुने गए, किस प्रकार निर्वाचन हुआ, किस प्रकार नामित हुए। अब बात करेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो देखो, संविधान सभा में विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के सदस्य शामिल हुए। यानी ऐसा नहीं किया कि सिर्फ हिंदू बहुसंख्यक है तो सिर्फ हिंदू हिंदू बना ले संविधान, नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला संविधान सभा में आकर के संविधान निर्माण में योगदान देने का मौका मिला। ठीक है, अब देखो, अनुसूचित जाति, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज्यादा ही था कि अल्पसंख्यक हो रखे थे कुछ कैटेगरीज, तो अनुसूचित जाति से भी 26 लोग लिए गए संविधान सभा के अंदर। अनुसूचित जनजाति से कितने, 33 लिए गए। महिलाएं ली गई 15। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के गठन में कितनी महिलाएं ली गई संविधान निर्माण में, तो 15 महिलाएं थी। और वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 389 से घटकर 299। अभी मैंने बताया कि 389 कैसे हुई भाई, अभी हमने डिस्कस किया कि एक तो देसी रियासतें थी, बाकी ब्रिटिश शासन के जो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे वहां से सदस्य आए, और 4 आए थे केंद्र शासित प्रदेश से। अब क्या हुआ मैं बताती हूँ। 3 जून 1947 में, ये डेट याद रखना, इसमें आई थी माउंट बेटन योजना। ठीक है, और इस योजना में क्या बात थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय है। तो जब उनका विभाजन हो गया, उसके पश्चात जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुने हुए सदस्य थे वो संविधान सभा से हट गए, तो उनकी संख्या घटने से सदस्य 389 से 299 हो गए। तो अब समझ आया कि इस सदस्य संख्या घटी कैसे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। अब अस्थायी अध्यक्ष, अब देखो, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस समय हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके नाम याद कर लो, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब बनाए गए, 9 दिसंबर 1946 को। अब स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। और ये कब बने, संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई, और ये हुई थी 13 दिसंबर 1940।
ये हुई थी अपनी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को और 13 दिसंबर को अपनी हुई थी तीसरी बैठक, जिसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब मैं बात करूं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे H.C. मुखर्जी। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जो कुछ मैटर्स पे सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, वो थे हमारे B.N. राव सर। ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि पहली बैठक तो हो गई 9 दिसंबर 1946 को, जब क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और पुनः बैठक हुई 14 अगस्त 1947 को। ये पुनः बैठक कब हुई थी, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, उसके बाद जब स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की बैठक हुई, वो हुई थी 14 अगस्त को। प्रथम बैठक कब हुई थी, सबसे पहली 9 दिसंबर 1946। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, जब स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी, जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करते हैं। अब मैं बात करूंगी कि संविधान सभा की कार्यविधि क्या थी। कार्यविधि यानी किस तरीके से संविधान सभा काम कर रही थी। तो ये व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति पर आधारित तरीके से काम कर रही थी। यानी सब कुछ व्यवस्थित था, सिस्टमैटिक वे में था, कि सब कुछ प्लान्ड करके काम हो रहा था। और क्या था, खुलेपन में काम हो रहा था, मतलब कोई भी चीज, कोई भी रूल्स हाइड नहीं किए जा रहे थे जनता से, और सर्वसम्मति पर आधारित थी। यानी कि जब तक सब लोग आधे से ज्यादा उस चीज पर सहमत नहीं हो जाते थे, वो नियम, वो कानून संविधान में नहीं लिखा जाता था। इसी वजह से कई बार एक एक टॉपिक पर बहुत लंबी लंबी बहस भी चलती थी। लेकिन जब तक अधिकांश लोगों को संविधान सभा में जो उपस्थित थे ये नहीं लगता था कि ये कानून या ये नियम भारत के लिए अच्छा है, सुटेबल है, तब तक वो चीज लागू नहीं होती थी। तो ये सर्वसम्मति पर आधारित था। और लोगों को यहाँ पर विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता थी। यानी वो समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर और भी तरीकों से विचार प्रकट कर सकते थे, उनके पास ये आजादी थी। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में जनता ने भी तो संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि वो किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते, वो तो विरोध कर सकते थे। अब मैं बात करूं आगे, तो अब आ गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसके बारे में भी हम बात कर भी रहे थे। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कब, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है। और इसको संविधान सभा ने कब पारित कर दिया था, 22 जनवरी 1947 में। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बातें कही गई थी, इसमें यह बताया गया था कि एक्चुअल में हमारे देश में क्या होना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को, मूल्यों को इसके अंदर समाहित किया गया था। संविधान की सभी आकांक्षा और मूल्यों को इसमें समाहित किया गया था कि किस प्रकार संविधान का निर्माण होना चाहिए, हमारे भारत देश कैसा होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए। तो इस बारे में उद्देश्य प्रस्ताव में बात हुई थी, जिसको संविधान सभा में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में एक्चुअल क्या क्या बातें थी, किस पॉइंट पे डिस्कशन था। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु, तो यहाँ पे बात थी कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। यानी भारत तो आजाद तो हो गई, साथ में संप्रभु, यानी कि भारत की सरकार के ऊपर कोई भी राज नहीं करेगा, कोई उसको डोमिनेंट नहीं उस पे होगा। भारत की सरकार के ऊपर किसी की शक्ति नहीं है, वो खुद इतनी कैपेबल है, इतनी फ्री है कि वो अपने डिसीजंस खुद लेगी भारत सरकार, ताकि भारत देश का विकास हो सके। और क्या बात थी कि भारत तथा संविधान की समस्त शक्ति स्रोत कौन है, जनता है। यानी अब जनता को नेग्लेक्ट नहीं किया गया। जो ब्रिटेन की सरकार तो जनता को नेग्लेक्ट कर रही थी, लेकिन अब क्या बात हुई उद्देश्य प्रस्ताव में, कि चाहे संविधान हो चाहे सरकार हो, सब में मेन कौन है, जनता मेन है। ठीक है।
और क्या बात हुई कि भारत के लोगों को अवसर की समानता, स्वतंत्रता, यानी उद्देश्य प्रस्ताव में क्लियर कट कह दिया गया कि भारत के लोगों के पास हर एक चीज की आजादी है। अभिभाषण की, व्यवसाय करने की, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, समानता का अवसर उनके पास है। अल्पसंख्यकों को बहुत से राइट्स मिले, मौलिक अधिकारों की बात हुई। तो उद्देश्य प्रस्ताव में हर एक वो बात हो गई जो हमारे भारत देश में लागू होनी थी। अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा, यानी उस टाइम तो बहुत ज्यादा ही अल्पसंख्यक पिछड़े हुए थे, तो उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाए, इस बारे में बात हुई। भारतीय गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, अखंडता यानी एकता, इस पर बात हुई। और जल, थल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा, कि इसके अधिकारों की रक्षा की जाए, इसके ऊपर बात हुई। और उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका बना। इससे आगे के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।